So our next topic in chapter number 4 is interlinking production across countries. अब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या इंटरलिंक है, क्या कनेक्शन है. सो हेयर वन क्वेश्चन अराइजेज दैट वेयर एमएनसी सेटअप देयर मार्केट्स, अपने यूनिट्स को कहाँ पे सेटअप करती हैं. इसके लिए कोई भी कंपनी जो है वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करती है. ठीक है, हम यहाँ पे एमएनसी की बात करें, लेकिन अगर हम विद इन द कंट्री भी कोई कंपनी कहीं दूसरी स्टेट में सेटअप होना चाहेगी तो वो कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेगी कि जो प्रोडक्शन सेंटर, अपनी फैक्ट्री जो है, अपनी यूनिट जो है वो वहाँ पे सेट करें जो मार्केट के क्लोज हो, है ना. मार्केट के क्लोज होगा तो रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा और फिनिश प्रोडक्ट को भी मूव करना ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट वो चेक करेगी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो. स्किल्ड लेबर में एजुकेटेड लेबर को वो चाहेगी और जो अनस्किल्ड होंगे उसमें सिंपल लेबर जो वर्क के लिए चाहिए होती है उनको कंसिडर करेंगी. इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करेगी, प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी कंसिडर करेगी जिसके अकॉर्डिंग उनको अपनी प्रोडक्शन, अपने जो भी प्रोडक्ट्स की वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो इजीली कर सकें. ठीक है. नाउ having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए MNCs जो है वो अपनी फैक्ट्रीज या अपने ऑफिसेज जो है वो कहीं पे भी सेटअप करती हैं. नाउ द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स like land, building, machines, computers, equipments, tools is called investment. जितनी भी मनी एसेट्स को परचेज करने के लिए, एक यूनिट को लगाने के लिए, एक फैक्ट्री को लगाने के लिए, जो मशीनरी, जो बिल्डिंग, कोई लैंड चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए, जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए, वो क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और अगर यही इन्वेस्टमेंट कोई एमएनसी करती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. So, कोई भी इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए की जाती है. जो मेन मोटिव होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का होता है अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, अपनी अर्निंग को, अपनी इनकम को इंक्रीज करना. नाउ एमएनसीज जो है वो क्या कर रही है, अपनी प्रोडक्शन कैसे कैसे फर्दर सेटअप करती हैं. फर्स्ट तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कह सकते हैं कि जो एमएनसीज अपनी प्रोडक्शन को जॉइंटली भी सेट करती हैं विद द लोकल कंपनीज. ठीक है. सो एमएनसीज क्या करती हैं, जॉइंट प्रोडक्शन को सेटअप करने के उनके 2 बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, एंड सेकेंडली MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. तो MNCs लोकल प्रोडक्शन जो यूनिट होगा उनको कैसे ल्यूर करती हैं. MNCs उनको कहती हैं कि हम तुम्हें अगर और मनी चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें न्यू मशीनरी परचेज करनी चाहिए, ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्टर करना चाहिए, तो जॉइंट उनके साथ मिलके एक यूनिट यहाँ का हो गया, एक यूनिट वो एक आप खुद हो गए, तो 2 यूनिट्स हो गए, दोनों मिलके इस फर्दर कंपनी को आगे लेके जाएंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. लेकिन एमएनसी के पास क्या होता है, पैसा बहुत होता है, तो एमएनसी कहती है कि मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूंगी. जो लोकल प्रोड्यूसर होता है वो मान जाता है. नेक्स्ट वो कहती है कि मैं तुम्हें नई टेक्नोलॉजी दूंगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आती है. तो दे सेड कि मैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी दूंगी, तो टेक्नोलॉजी के साथ आप बहुत न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन रूट जो एमएनसी इन्वेस्टमेंट का है कि एमएनसीज क्या करती हैं, लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं और फिर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. इसमें अब एक एग्जांपल दी गई है बुक में कारगिल फूड्स की. सो कारगिल फूड्स क्या है, एक अमेरिकन एमएनसी है. ठीक है. तो इसने क्या किया, छोटी छोटी जो इंडियन कंपनीज थी जैसे कि परक फूड्स, उसको बाय कर लिया. अब परक फूड्स को बाय करने का उनको क्या बेनिफिट हुआ, परक फूड जो थी उसके पास लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था. ठीक है. ऑलरेडी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी. देन वेल रिप्यूटेड थी, अच्छी रेपुटेशन थी, लोगों को पता था कि इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, दे आर हैविंग गुड कस्टमर्स. देन परक फूड्स के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, 4 बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज थी, जो जिनका सारा कंट्रोल जो था वो अब कारगिल के पास चला गया. तो कारगिल ने इसको कंपनी को बाय किया और प्लस उसमें अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, अपना और पैसा लगाया. तो कारगिल क्या बन गई, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली. तो वो अब 5 मिलियन पाउच जो है वो डेली मैन्युफैक्चर करती है. तो ये इस तरह से जो एमएनसीज है वो बेनिफिट उठाती हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरर को बाय करके. ठीक है.
So top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country governments with such large enormous wealth. Imagine the power and influence of these MNCs. क्योंकि इनके पास एक तो वेल्थ पैसा बहुत सारा होता है, दूसरी इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके कारण ये जो डेवलपिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके बजट से भी ज़्यादा इनके पास पावर होती है और उस वेल्थ उस पावर से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं. अब MNCs का प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का एक दूसरा भी बताया हुआ है इसमें, वो ये है कि जो लार्ज MNCs जो डेवलप्ड कंट्रीज की होती हैं वो क्या करती हैं, दे प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स. तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जैसे गारमेंट्स के हो गए, फुटवेयर के हो गए, स्पोर्ट आइटम्स के हो गए, ठीक है, उनको क्या कहती हैं कि आप जो हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं आप हमें प्रोड्यूस करके दो गुड्स को और हम उन गुड्स के ऊपर क्या करेंगे, अपना लोगो अपना टैग लगा देंगे और फिर उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करेंगे. ठीक है, इसमें कोई भी कंपनी की एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई भी MNC का नाम ले लो कि मान लो वो क्या कहती है कि तुम रिबोक की बात कर लेते हैं, नाइकी की बात कर लेते हैं कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमें मैन्युफैक्चर करके दो, और सारे प्रोडक्ट्स छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर उनको मैन्युफैक्चर कर देते हैं और जब उनके पास प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसके ऊपर अपना लोगो अपना टैग लगा के उसको आगे सेल करते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं. ठीक है जी, तो अपनी ब्रांड नेम्स के अंदर उनको फर्दर सेल करते हैं. So here we can say that by setting up the partnerships with the local companies and by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up, प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में वो अपनी इंक्रीज करते हैं, अपनी मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, प्लस मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट, और इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड हो जाती हैं. क्लियर. अब यहाँ पे आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है, फोर्ड मोटर्स की एक अमेरिकन कंपनी है, ये भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है. इसकी कितनी वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज के साथ प्रोडक्शन है, इसकी 26 कंट्रीज में प्रोडक्शन स्प्रेड है. 1995 में ये कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी और इसने 1700 करोड़ सेटअप किए, स्पेंड किए कहाँ पे, चेन्नई में अपना प्लांट सेटअप करने के लिए. ठीक है, और ये उसने कैसे किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको कौन नहीं जानता है ना, मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स, इनके साथ कोलैबोरेशन किया और फिर 2014 तक आते आते फोर्ड मोटर 77,000 कार्स इंडियन मार्केट्स में सेल कर रहा था. ठीक है, और अनदर 77,000 कार्स इंडिया से साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट की गई, मैक्सिको ब्राजील में भी एक्सपोर्ट की गई. तो दिस वाज आल्सो एन एग्जांपल कि कैसे MNCs कोलैबोरेट होती हैं यहाँ इंडिया में आके इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ, और किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग उन्होंने इंक्रीज की. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. तो फॉरेन ट्रेड की यहाँ पे बात करें तो फॉरेन ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बहुत टाइम से ही एक अच्छा चैनल बना हुआ है, एक अच्छा फैक्टर है, इंटरकनेक्शन है, चाहे हम इंडिया से साउथ एशिया की डिफरेंट कंट्रीज की बात करें. ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, बेसिकली इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स. तो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर भी वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. डोमेस्टिक मार्केट्स बोले तो कि अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ अगर हम फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो बन जाती है हमारी इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड हम उसको बोल देते हैं. सो फॉरेन ट्रेड की बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी गई है चाइनीज टॉयज इन इंडिया की. ठीक है, चाइनीज आपको ये एग्जांपल तो आई थिंक सभी बच्चों को पता ही है कि चाइना के टॉयज जो हैं वो इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं. तो कैसे पॉपुलर हुए कि इंडिया के जो टॉयज थे वो हैंडमेड थे, इतने कलरफुल नहीं थे. तो जब ये फॉरेन ट्रेड बिगिनिंग हुई तो चाइना मैन्युफैक्चरर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इंडिया में अपने प्राइसेस को सेल करें, क्योंकि इंडिया में जो टॉयज थे वो बहुत हाई प्राइस पे सेल होते थे. तो चाइना ने क्या किया कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो ऑलरेडी बहुत कम है, तो चीप प्राइसेस पे नए नए डिज़ाइंस के साथ कलरफुल टॉयज जो थे उन्होंने इंडियन मार्केट्स में भेजे. तो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही 70 to 80% जो टॉय शॉप्स थी उन्होंने इंडियन टॉयज को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे आगे चाइनीज टॉयज. तो सब जगह चाइनीज टॉयज आने के कारण जितना भी प्रॉफिट्स था वो सारा चाइनीज कंपनीज को जाने लगा और इंडियन बायर्स जो थे वो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, बहुत लॉस फेस उनको करना पड़ा. तो इस तरह से जो फॉरेन से जो डिफरेंट हम गुड्स जो आती हैं और किस तरह से जो डोमेस्टिक मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है और कई बार इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है.